नमस्कार बच्चों। कल हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण की तरफ आगे चलते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आपका विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान DK गौतम आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। अभी हमने पीछे मैप देखा था तो उसमें जब बताया था मैंने जो कंट्रीज आपको दिखाई थी ऑस्ट्रिया, हंगरी इत्यादि, तो उसमें बताया गया कि ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं थे जैसे आज आपको देखने के मिलेंगे, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के अपने स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वो अपने आप को एक सामाजिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में और समूहों को जोड़ देने पर बना था। इसमें एल्प्स के ट्रॉल, ऑस्ट्रेलिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। जो बेटा हैब्सबर्ग साम्राज्य था उसमें लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन भाषा बोलने वाले प्रांतों को शामिल किया गया था। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और जो बाकी लोग थे वह विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में देखेंगे तो बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब आगे बच्चों ये देखते हैं, आपको ये सोचना है, ये विचार करना है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, क्यों उत्पत्ति हुई राष्ट्रवाद की और क्यों राष्ट्र राज्य का विचार लोगों के मन में आया। आगे चलते हैं। अब ये देखिए आप, यहाँ अब 2.1 है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब हम जानेंगे कि कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, नया मध्य वर्ग जो था उसका उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक हक था वो कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी और ग्रामीण इलाकों में जायदाद, शहरी हवेलियों के ये लोग मालिक थे। राजनीतिक कार्य के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे कि उनकी जो फैमिली हुआ करती थी, उनके जो परिवार हुआ करते थे, वो वैवाहिक बंधनों में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटा हुआ करता था। तो हमने ये बात जानी, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो उनकी भाषा उच्च थी, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उच्च वर्ग में उनके शादी विवाह के संबंध आपस में थे, लेकिन ये वर्ग में संख्या के हिसाब से काफ़ी एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग जो थे वो कृषक समूह में थे। तो आपने ये बात जानी कि यदि हम इसको एक पिरामिड के रूप में देखें तो ऐसा पिरामिड बनेगा, और पिरामिड में जो नीचे की तरफ आएंगे वो प्यारे बच्चों कृषक समाज के लोग आएंगे। जो छोटे तबके के लोग थे वो ज़्यादा संख्या में थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो कम संख्या में थे। तो कुलीन वर्ग वैसे उच्च होगा, लेकिन संख्या में ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये घटता चला जाएगा।
और नीचे की तरफ देखें तो स्पेस कृषक वर्ग के लिए बहुत चौड़ा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर आप देखेंगे कि भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। यदि आपसे ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन किया जाए कि शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय कैसे हुआ, तो आप बताएंगे पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में जो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि शुरू हुई, उससे ही शहरों का विकास हुआ और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम देखेंगे इसी में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो और बहुत सारी बातें हम समझते चल रहे हैं। अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपको कि यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे 18वीं सदी के दूसरे भाग में ये शुरू हुआ। लेकिन फ्रांस और जर्मनी की बात की जाए तो इसके राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हम देखेंगे कि सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग, उद्योगपतियों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों से जो बना हुआ था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक काफ़ी छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। 2.2 देखते हैं क्या कहता है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अब हम ये जानेंगे कि जो राष्ट्रवाद है उसकी उदारवादी प्रवृत्ति के मूल्य क्या थे, मायने क्या थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। हम यहाँ जानते हैं, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में कि उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर से हुए है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदारवाद का अर्थ क्या है मध्य वर्ग के संदर्भ में, तो आप बताएंगे कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो उदारवाद कैसी सरकार पर जोर देता है, जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हों, उनके विचार बराबर हों। सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। वो चाहते थे कि सभी लोगों को समान मताधिकार मिले। आप याद करें तो आप जानेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने वाले और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। संपत्ति विहीन पुरुषों सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यह आपको विशेष ध्यान रखनी है कि यदि आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मत देने और चुने जाने का अधिकार किसके पास था, तो प्यारे बच्चों केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही अधिकार प्राप्त था। जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं होती थी वो भी वोट नहीं डाल सकते थे और सभी महिलाओं को भी इस अधिकार से वंचित रखा गया था। तो केवल यदि आपसे पूछा जाए तो वोट डालने का अधिकार, केवल वोट का अधिकार किसके पास था, केवल संपत्तिवान पुरुषों के पास इसका अधिकार था। जो पूंजीपति थे, पैसे वाले लोग थे, वो यहाँ वोट डाल सकते थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला था। ये आपको बात ध्यान रखने की, केवल कुछ समय की बात थी जब जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को अधिकार दे दिया गया था, मगर नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन कोड में पुनः सीमित अधिकार वापस ले आई थी। मतलब फिर से जो है केवल ये जो पैसे वाले लोग थे उनको दे दिया गया था। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था।
ये देखो बहुत ही निंदनीय और शोचनीय बात है कि महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दे दिया और वे केवल पिताओं और पतियों के अधीन हो गईं। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं को संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए कुछ मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि हम 19वीं सदी के प्रारंभ में पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि महासंघ कितने राज्यों से मिलकर बना, 39 राज्यों से। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। आपको ध्यान रखनी है कि इनकी अपनी पर्सनल मुद्रा थी और नापतोल की अपनी प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। जो टोल टैक्स आज हम देखते हैं, जब हम किसी एक क्षेत्र से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमें बॉर्डर पे टोल टैक्स देना पड़ता है। उस समय व्यापारियों को ऐसे कितने टोल टैक्स देने पड़ते थे प्यारे बच्चों? 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था, जो कि बहुत खर्चीला था और एक कमर तोड़ देने वाला था। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ प्यारे बच्चों कि जैसे आज के समय में नापतोल की व्यवस्था देखते हैं तो 1 किलो, यदि 1 किलो की बात की जाए तो 1 किलो का मान 1000 ग्राम होता है, जो कि सभी जगह समान है। और यदि हम 1 मीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर जो हम बताते हैं, तो इस तरीके से सभी जगह समान है। लेकिन उस समय क्या था प्यारे बच्चों कि नापतोल की सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग व्यवस्था थी। अपने हिसाब लगाने में सब अलग अलग हिसाब से करते थे। कपड़े तक को नापने के लिए, कपड़े को नापने का पैमाना एले था। ये आपको ध्यान रखना है, एले, जिसकी लंबाई हर जगह बदल जाती थी, कहीं घटती थी, कहीं बढ़ती थी। अगर एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता था तो 44.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर मिलता, तो फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि नापतोल की व्यवस्था थी, जो नापतोल की इकाई थी वो सभी जगह अलग अलग थी। आगे चलते हैं। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजियों का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में, आपको ये बात ध्यान रखनी है, 1834 में पिरसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वेवाइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। मुद्राओं की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। मतलब जैसे आज हम करेंसी देखते हैं, हमारे यहाँ जितने प्रकार की मुद्रा हम देखते हैं कि सभी जगह एक जैसी है, लेकिन उस समय मुद्राएं 30 तरह की थीं। इनके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और इसी के साथ साथ क्या हुआ, गतिशीलता बढ़ाई गई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब प्यारे बच्चों 2.3 कहता है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद होता है कि पुराने विचारों पर ही चलने वाला, पुराने ढर्रे पर ही चलने वाला, नए विचारों को ना अपनाने वाला। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, तो नेपोलियन की हार कब हुई प्यारे बच्चों? ये आपको बात ध्यान रखनी है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए प्रयत्नों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में पक्ष में था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादातर कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, एक मॉडिफाइड सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासवाद की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में देखेंगे आप
कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन, जिसको अंग्रेजी में कांग्रेस कहा जाता है, की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का नाम ड्यूक मैटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना, ये आपको ध्यान रखना है, TREATY, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको हिंदी भाषा में वियना की संधि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है इसकी डेट। हाँ तो प्यारे बच्चों, तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बोन वंश, कौन सा वंश था बेटा, याद रखना है, बूर्बोन वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः अब हम आगे कहें तो उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और पश्चिम में पीडमांट में जेनेवो जोड़ दिया गया। प्रसा को उसके पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था। बच्चों ये दोबारा रिपीट मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। ईस्ट में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य इन राजतंत्रों में बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने कई गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त किए गए बातों, विचारों पर नियंत्रण लगाना था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों की लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए एक प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। 2.4 क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के बहने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया था। जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उन्होंने दमन के डर से भूमिगत हो गए थे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए थे। इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपे मैत्सिनी। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है बेटा इतिहास के अंदर। इटली का क्रांतिकारी था जूसेपे मैत्सिनी, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार लगाता हूँ मैं इसका। उसका जन्म 1807 में कहाँ हुआ था? जेनेवा में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी मैं स्टार मार्क करता हूँ ताकि आपको याद रहे। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की बहुत ही युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके बाद 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की उसने। पहला था मौसी में यंग इटली और दूसरा बर्न में था यंग यूरोप। तो दोनों ही यंग के नाम से आपको ध्यान रखने हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले थे। मैत्सिनी का विश्वास था, क्या विश्वास था उसका देखते हैं। मैत्सिनी का विश्वास था कि इटली के मर्जी के अनुसार ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदी की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था।
उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथ्सिन द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथ्सिन ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ये आपको याद रखना है कि इसका कथन क्या था, इसने किसको क्या बोला था, यही आपको सारी बातें इसमें याद रखनी हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पॉइंट जो पार्ट सेकंड था वो आज कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड पार्ट हम कल पढ़ेंगे, क्रांतिकारियों का युग। तो अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब आपको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, वीडियो कई बार देखनी है। थैंक यू वेरी मच बेटा।